कहता है कि पार्टिकल का मास है, तो जब मास होगा तो इसका मतलब है वो उसके वेट की बात कर रहा है। तो इसका वर्टिकल आप यूं करके एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लोगे जो कि इसका वेट होगा, जो कि बनता है 3 न्यूटन का। इसके अभी हम कंपोनेंट भी ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा उसने साइन थीटा की आपको वैल्यू दी है, विच इज 7/25। अगर आपको याद हो तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमें ज्यादातर साइन और कॉस दोनों से डील करना पड़ता है। तो साइन की वैल्यू तो है हमारे पास, बट कॉस की वैल्यू नहीं है। तो हम पहले कॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर द हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल छोटा सा बनाते हो अपने लिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें परपेंडिकुलर मेरा आप लोगों का 7 है, हाइपोटेन्यूज 25 है। और जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आपकी बेस कितनी निकल के आती है? 24। बिल्कुल ठीक हो गया, 24। ठीक है। ये वैल्यूज बहुत कॉमन है, 7 और 25 के साथ 24 आ रहा हो, तो ये वैल्यूज आप देखोगे जब क्वेश्चंस करोगे काफी सारे, तो आप फील करोगे ये रिपीट होती हैं। ये वैल्यू होती है और एक और भी होती है जो भी रिपीट होती है। तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बताता भी जाऊंगा, बट 7/25 के साथ एक 24 की वैल्यू होती है। अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट भी कर सकते हो। अब कॉस का फॉर्मूला था बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपकी 24 है एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो ये मेरे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज आ गई। उसके अलावा वो ये कहता है कि आपके पास एक फोर्स है 4 न्यूटन की, जो एक्ट कर रही है। तो अगर आप डायग्राम के ऊपर देखो तो वो 4 न्यूटन की फोर्स आपको एक्ट होती हुई नजर भी आ रही है। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ करने लगता हूँ तो पहले तो मैं इसका ड्रॉ करता हूँ, एक इसका यूं करके नीचे की तरफ, और फिर इसका यूं करके एक हॉरिजॉन्टली। इसी तरह सेम आप इसका करोगे, एक इसका कंपोनेंट इस साइड पे, एक कंपोनेंट आपका इस साइड पे। और बाय डिफॉल्ट एक कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करती है जो जिसका कंपोनेंट ये बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ होता है। तो मैं इसका एरो ऊपर की तरफ बना लेता हूँ। ये मेरा एरो ऊपर की तरफ आ गया, ये है मेरी आर की वैल्यू, ये मेरा थीटा हो गया। अब मैं जब मैं इनकी वैल्यूज लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अब ये मेरा एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल मेरा थीटा होगा। इसका रीजन ये है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल है, जो कि इट मेक्स इट पैरेलल लाइन। और जब आपको जी बनता हुआ नजर आता है तो थ्रू ऑल्टरनेट एंगल ये दोनों एंगल्स आपके सेम होने चाहिए। तो ये अच्छा, एरोज रह गए। अब इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले बॉटम, देन टुवर्ड्स राइट, सेम यहाँ पे बॉटम एंड देन टुवर्ड्स लेफ्ट। अब वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं, तो ये बनेगा 4 sin थीटा और ये बनेगा 4 cos थीटा। इसी तरह नीचे वाला करते हैं तो ये बनते हैं 3 sin थीटा और ये बनेगा 3 cos थीटा। अच्छा, ये सारी फोर्सेस तो हमने मार्क कर ली। उसके बाद वो ये कहता है कि द पार्टिकल इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द प्लेन। इसका क्या मतलब है कि ये पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? जी। फिर ऊपर जाने की। ऊपर जाने की अगर ये कोशिश कर रहा है तो आप मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शन किस साइड पे अप्लाई होगी? नीचे की साइड में। तो ये देखो, मैंने लाइन तो मैंने ऊपर लगा ली, बट एरो की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। मैं इस एरो को यहाँ पे लगाऊं, मैं इस एरो को यहाँ पे लगाऊं, मैं इस एरो को यहाँ पे लगाऊं, इट डजेंट मैटर कि मैं एरो कहाँ लगाता हूँ। एरो की डायरेक्शन मैटर करती है कि एरो की डायरेक्शन जो है वो किस साइड पे है। ठीक है। क्योंकि अब जगह वहां पे थी मेरे पास ऊपर, तो मैंने ऊपर लगा लिया, वरना नीचे लगाना हो तो नीचे भी लगा सकते हो। ये है मेरी यहाँ पे फ्रिक्शन। ओके। पहली बात अब आपने मुझे ये बतानी है, क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी कि नहीं होगी? नो सर। क्यों नहीं होगी? सर जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो फॉरवर्ड फोर्स होती है बैकवर्ड फोर्स की इक्वल होती है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि नहीं? है। नो सर। It is on rest. ओके। हाउ इज इट ऑन रेस्ट? It says a particle P of mass 0.3 kg rests on a rough plane. बिल्कुल ठीक है। ठीक तो ये भी है। बिल्कुल। हसन, आप देख लो जो आपने मिस किया। ये क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? इट रेस्ट ऑन अ रफ प्लेन। नजर आ रहा है? यस सर। हाँ हसन। एक ये है, और दूसरी चीज आपको कैसे पता लगेगा? देखो बेटा, जब वो लिखते हैं ना द पार्टिकल इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द प्लेन,
ऑन द पॉइंट का मतलब क्या है? इफ यू जस्ट ट्रांसलेटेड, इसका मतलब ये होता है कि इट इज अबाउट टू मूव बट इट इज नॉट मूविंग। बात समझ आ रही? कि वो मूव करने वाला है बट कर नहीं, इज ऑन द पॉइंट, यानी बिल्कुल हल्का उसका थोड़ा सा और पुश मिला तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, बट राइट नाउ इट इज नॉट मूविंग। बात समझ आ रही है? यस सर। कि आप, अगर वो रेस्ट ना भी लिखा होता, अगर उसने लिखा इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप या डाउन द प्लेन, दोनों केसेस के अंदर इट इज ऑन द रेस्ट बट इट इज अबाउट टू मूव, यानी बिल्कुल उससे थोड़ी सी फोर्स अब ऊपर होगी तो वो मूव करना शुरू कर देगा। तो एक्चुअली दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी। और जब आपकी इक्विलिब्रियम होती है तो जिससे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि फॉरवर्ड इज सपोज टू बी इक्वल्स टू बैकवर्ड। तो अब आप मुझे बताओ, आपकी फॉरवर्ड फोर्स ऊपर से अगर आप देखो तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? 4 cos थीटा। इसके अलावा और कोई है? नहीं है। नो ओके, सर। बैकवर्ड, बैकवर्ड फोर्सेस में बताओ। 3 sin थीटा। फ्रिक्शन। हाँ, प्लस फ्रिक्शन। ये दोनों हो गई मेरी एक्स एक्सिस का। अब इसी तरह जब आप वाई एक्सिस करते हो, इसमें अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड होता है। तो अब मुझे बताओ अपवर्ड में क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स। जो कि आर है, और डाउनवर्ड में 4 sin थीटा और 3 cos थीटा। बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं ये वाई एक्सिस वाला सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी अननोन नहीं है मेरे पास। मैं आर की वैल्यू जब मैं निकालने लगता हूँ, उसमें 4 sin थीटा की वैल्यू में लूंगा 7/25 +3 × 24/25। तो जरा इसको कैलकुलेटर पे करते हो और देखते हो आपके आर की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। अगर आप फ्रैक्शन में बता दो तो दैट्स मच बेटर, क्योंकि मेरा एंड पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आंसर फ्रैक्शन में है, तो आई वुड प्रेफर कि आप फ्रैक्शन में ही दे दो। हाँ, क्या निकल के आया? जी, क्या निकली आर की वैल्यू? 4. सर 4। हाँ, ओके, 4 निकल के आई है। तो ये तो मेरी वैल्यू हो गई 4। अब मैं इसी तरह इस साइड पे आता हूँ तो मैं 4 cos थीटा की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ 24/25 इज इक्वल टू 3 sin थीटा की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर लो 7/25। अब आपको अगर फ्रिक्शन का फॉर्मूला इफ यू रिमेम्बर, तो उसका फॉर्मूला था म्यू आर, और आर की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 4। अब आप इसको सॉल्व करो और देखो म्यू की वैल्यू इज सपोज टू बी 3/4। तो इसको एक दफा कैलकुलेटर के ऊपर कर लो, देखो आर यू गेटिंग द वैल्यू 3/4 और नॉट? Yes, 3/4. बिल्कुल ठीक हो गया, यही आपने यहाँ पे शो करना था, दिस इज सपोज टू कंटेन 4 मार्क्स। तो ये देख रहे हैं सारे पास पेपर्स के हमने पहले भी किया था, तो सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, इसके अंदर हम इस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस करने थे। अच्छा, एक और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, लेट मी जस्ट लुक इट अप। जैसे ये है, लेकिन इससे भी बेहतर मेरे पास एक क्वेश्चन था, लेट मी सी, उसके मार्क्स भी काफी थे। ये वाला, एग्जैक्टली ये वाला हम ट्राई करते हैं। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, ओके, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इसके अंदर अगर आप देखो तो पहले हम फोर्सेस इसकी मार्क कर लेते हैं। इसमें उसने कहा फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, अगर आप देखो लास्ट लाइन में वो ये लिखा हुआ है, लेकिन उसको करने से पहले हम ऊपर जो जो फोर्सेस हैं वो मार्क कर लें। तो सबसे पहले तो इसके वेट की बात करते हैं। अब वेट जब आप निकालोगे तो वेट इसका निकलेगा 2.5 × 10 करोगे तो ये आ गया 25। सेम इसी तरह इसकी एक कॉन्टेक्ट फोर्स होगी जो कि ये हो गई आर। और फिर हम इसके अगर मैं कंपोनेंट्स भी ड्रॉ कर लूँ
तो एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, एरोस की डायरेक्शन कुछ ये हो गई, ये वैल्यू हो गई मेरे पास 20। सेम इसी तरह मैं अगर इसके भी कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लूं, तो एक कंपोनेंट इस साइड पे, एक कंपोनेंट इस साइड पे, एरोस की डायरेक्शन कुछ ये हो गई। उसके बाद अगर आप देखो, उसने कहा एक इक्विलिब्रियम है, ओके डन, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम है, टी टेंशन है, एंगल उसने दिया हुआ है। अब वो कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन इज 0.3। तो ये उसने आपको म्यू की वैल्यू दे दिया 0.3। बट अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं मेंशन नहीं हो रहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे की जाने की तरफ कोशिश कर रहा है। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल एज्यूम कि अगर आप इस टी वाली फोर्स को अगर आप देखो, अगर आप इधर खींचने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो फ्रिक्शन आपकी नीचे होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और है भी, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि रीजन है उसने नहीं लिखा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है। उसने आपसे मांगा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ और लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी बताओ। अब ग्रेटेस्ट और लीस्ट से मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट का मतलब ये होगा कि आपने उस स्ट्रिंग को, जो टी वाली फोर्स है, उसको इतना जोर से खींचना है, मैक्सिमम फोर्स से खींचना है कि ये ऑब्जेक्ट इज रीच कर ले उस पॉइंट को, इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन। जिस तरह ऊपर वाले पॉइंट में लिखा था ना, इज ऑन अ पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द प्लेन, यहाँ पे भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम आप कितनी फोर्स, यानी वो टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि उस पॉइंट पे रीच कर जाए कि दिस ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन। तो देखो मैं एरो बना के दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करने लगा हूँ कि मैं इज अबाउट टू, ग्रेटेस्ट का मतलब ये हुआ कि इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन इस केस के अंदर। तो अगर ऐसा होगा ग्रेटेस्ट के अंदर, तो आप मुझे बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स या बैकवर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ फ्रिक्शन। एक केस आपका ये बनेगा, एक्चुअली ना यहाँ पैरेलल में दो सोल्यूशन सॉल्व होंगे, एक होगा ग्रेटेस्ट के लिए और एक होगा लीस्ट के लिए। अब जब मैं कहता हूँ लीस्ट, लीस्ट का मतलब ये है कि आपने इस स्ट्रिंग को इतना लूजली होल्ड किया हुआ है, मतलब बिल्कुल मिनिमम फोर्स से होल्ड किया हुआ है। बिल्कुल आप होता है ना, कोई भी रोप को आप बिल्कुल हल्का सा होल्ड कर लो, बस यानी हाथ में पकड़ा हुआ है, बस उसको खींच नहीं रहे हो, बस हाथ में पकड़ा है। आपने उसको इतना लूजली किया हुआ है कि ये नीचे स्लिप होने की कोशिश करने लगा है, बट मूव नहीं, स्लिप हो नहीं रहा, बट रीचेस टू अ पॉइंट के बस वो स्लिप होने लग जाएगा, यानी आप उसको बिल्कुल हल्का सा और ढीला छोड़ो तो वो स्लिप हो जाएगा नीचे। तो लीज का मतलब ये हुआ। तो इस केस के अंदर इसकी नेचुरल डायरेक्शन जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। हाउएवर फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगी। ये बात समझ आई है कि नहीं आई कि दोनों में डिफरेंस क्या है? But sir, in the diagram, T is pointing upwards. हाँ, तो आप, मैंने इसीलिए कहा डोंट लुक एट दिस डायरेक्शन। मैं आपको ये कह रहा हूँ लीस्ट का मतलब क्या होगा। ली आप इमेजिन करो कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, यानी आप किसी भी चीज को, वायर है, चलो लेट्स इमेजिन कर लो कि वायर जो है वो आपके फोन के चार्जर में प्लग हुई हुई है, ठीक है। अब आपने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, तो टेक्निकली आप उसको ऊपर ही खींच रहे हो ना। अभी मुझे आपको आपको मुझे साथ साथ बताना पड़ेगा। Yeah. आपने उसको होल्ड किया हुआ है वायर को, ठीक है, बिल्कुल मिनिमम फोर्स है, यानी इतना लूजली आपने होल्ड किया है कि अगर आप बिल्कुल हल्की सी ग्रिप लूज करोगे वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं विद मिनिमम लीस्ट पॉसिबल फोर्स। आपकी कितनी लीस्ट पॉसिबल फोर्स है आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें नेचुरली आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, उस केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगी। बात समझ आई कि नहीं आई कि लीस्ट में G. नेचुरल, चाहे आप चार्जर की तार को आपने होल्ड किया हुआ, होल्ड करने का मतलब ही ये हुआ कि आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तभी तो वो होल्ड हुआ हुआ है ऊपर, गिर नहीं रहा नीचे। बट जैसे ही अगर आप उसकी ग्रिप थोड़ी सी लूज करोगे वो नीचे स्लिप डाउन हो जाएगा। इसको कहते हैं लीस्ट पॉसिबल फोर्स। मैक्सिमम होता है कि आप फुल जोर से खींच रहे हो, जितना इतनी जोर से खींच रहे हो कि इज अबाउट टू मूव ऑफ द प्लेन, बट ऊपर मूव नहीं कर रहा। बात समझ आई? तो लीस्ट के अंदर लूजली होल्ड होता है और ग्रेटेस्ट के अंदर स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ होता है। बात समझ आ रही यस Yes, सर। sir. है? ओके। दोनों केसेस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो हो रही है वो बेसिकली ऑपोजिट हो रही है।
ये इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो 8 मार्क्स इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, 8 मार्क्स का रीजन ये है कि आपको दो डिफरेंट सेपरेट वर्किंग्स करनी होंगी, ठीक है, जिस वजह से ये आपको करना पड़ा। पहले तो मैं इसकी वैल्यूज यहाँ लिख लेता हूँ। सो दिस इज टी साइन 60 एंड दिस इज सपोज टू बी टी कॉस 60। इसी तरह ये वाली वैल्यू 25 sin 20 एंड दिस वैल्यू इज सपोज टू बी 25 cos 20। ये मेरे पास दो चीजें हो गई। अब मैं इनके एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट हमें दोनों करने पड़ेंगे। एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम में याद रखना आपने। तो आपकी फॉरवर्ड फोर्स है 25 sin 20। अच्छा, 25 sin 20। याद रखना है कि पहले वाले केस में मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने नीचे रखी हुई है। तो 25 sin 20 प्लस फ्रिक्शन इज सपोज टू बी इक्वल टू टी कॉस 60। ये मेरा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया। और इसी तरह जब आप वाई एक्सिस का करते हो, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड करेंगे तो आर प्लस टी साइन 60 इज इक्वल टू द डाउनवर्ड विच इज 25 cos 20। ये समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक बेटा? यस सर। हाँ बताओ। ओके, अब पहले हम आर वाले को जरा सॉल्व कर लेते हैं। एक तो आप मुझे बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? Square root of 3 over सर 2. फ्रैक्शन के डेसिमल। कोई भी बता दो, एक्चुअली √3/2 बता दिया उसने। तो अभी फ्रैक्शन रख लेते हैं। तो माइनस, मैं माइनस क्यों किया, मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो -√3/2 और साइड पे लग गया टी। और 25 cos 20 क्या होता है? 23.492. 23.492। ओके, आई थिंक हम इनको डेसिमल में ही ले जाएंगे क्योंकि ये सारा डेसिमल के अंदर शिफ्ट हो रहा है। ओके, ये मैंने आर को सब्जेक्ट बनाया। तो अब आप देखो क्या होगा। मैं इस वाली इक्वेशन में एरो बना रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि बात क्या हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आ गए। इसमें 25 sin 20, ऑब्वियसली आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो बट पहले मैं फॉर्मूला लगाने लगा हूं। और आगे लगेगा म्यू आर जो कि फ्रिक्शन है। अब म्यू की वैल्यू उसने दी है 0.3 और आर की वैल्यू ये जो अभी हमने निकाली है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। और आई थिंक इट्स बेटर कि मैं इसको डेसिमल में ही ले जाऊँ। √3/2 क्या था? अगर निकाल 0.866. 866 टी, ये मेरे पास आ गया म्यू आर इज सपोज टू बी इक्वल टू टी कॉस 60। अब हम इसको थोड़ा आपको कैलकुलेटर के ऊपर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 25 sin 20 कितना आता है? 8.55. 8.55। ओके, 0.3 को अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आता है? 7.047. 7.047 माइनस 0.3 को 0.866 है। Minus जीरो 0.2599. पॉइंट टू फाइव नाइन एट 2598 टी। और cos 60 की वैल्यू कैलकुलेटर पे देख लो क्या आती है। 0.5। तो 0.5 टी। ओके, इस वैल्यू को मैं इधर जाके ऐड कर देता हूं तो दिस इज 0.7598 टी। और इन दोनों को भी ऐड कर लो तो देख लो कितना आता है। 15.597। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको उधर लाके डिवाइड कर लो तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आती है? 20.527। 20.527 न्यूटन। ये है मेरी ग्रेटेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है इन दिस केस। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? यस सर। ओके, अब इसी तरह जिस तरह मैंने ये वाली साइड की है, अब हम लीज के लिए करेंगे। अब आप देखोगे तो लीज में जब आप कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ आपका थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा।
जैसे क्या चीज मैच कर रही होगी, अगर मैं बात करूं, आपका ये जो y वाला कंपोनेंट है एग्जैक्टली ये आपका मैच कर रहा होगा। अगर मैं y में लिखूं तो सिर्फ अब क्या चीज चेंज होगी, मैं ऊपर से एरो रेस कर रहा हूँ, फ्रिक्शन वाला देख लो। मैं अब यहाँ पे, ठहरो मैं करके दिखाता हूँ यार। हाँ, ये मैंने फ्रिक्शन का एरो रेस किया। अब लीस्ट का मतलब ये था कि अब ये नीचे स्लिप होने की कोशिश करेगा, तो जब ये नीचे स्लिप होने की कोशिश करेगा तो मेरी जो फ्रिक्शन का जो एरो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। सो द ओनली कंपोनेंट चेंजिंग इज इन द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा मेरा, तो वाई वाली इक्वेशन वही रही, आर प्लस टी साइन 60 इज इक्वल टू 25 cos 20। ठीक है, अगर मैं इसको उसी तरह से रीअरेंज करूं तो एग्जैक्टली यही सेम इक्वेशन दोबारा से रिपीट होगी। तो 23.492 माइनस अंडर रूट 3/2 टी। तो आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब जब मैं वाई एक्स की वैल्यू में बात करता हूँ तो एक्स की वैल्यू में क्या चेंज आया, एरो की डायरेक्शन का चेंज आएगा, क्योंकि अब फॉरवर्ड में तो हो गया 25 sin 20। अब जो फ्रिक्शन के डायरेक्शन चेंज हो गई वो अब बैकवर्ड में कंसिडर होगा। तो फ्रिक्शन प्लस टी कॉज 60। तो अब देखो, अब कुछ वैल्यूज मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो उन्हीं को हम यूज करते हैं। जैसे 25 sin 20 आप लोगों ने मुझे बताया 8.55 है। फ्रिक्शन की जगह मैं म्यू लिखूंगा 0.3, और 23.492 माइनस 0.866 टी, और प्लस टी कॉस 60 का है 0.5 टी। तो आप देख रहे हो काफी सारा ओवरलैप आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, और एक्चुअली आपको दोबारा से सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी वैल्यूज आप देखो मैं साइड से देख देख के लिखता जाऊंगा। जैसे ये 8.55, 0.3 को आपने किया था, अंदर तो वो आ रहा था 7.047 माइनस 0.2598 टी प्लस 0.5 टी। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या आता है, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आता है। ये दोनों वैल्यूज आप लोगों ने पहले मुझे बतानी है। 1.503. 1.503, और दूसरी साइड पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, याद रखना। 0. 0.3598। 0.24. 0.3598। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, 0.2402. ओके, मैं 2402। 2402 टी। अब टी ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड कर दो, देखो टी क्या निकल के आता है। 2.094. सॉरी कितना, 2.094. 2.094, एंड न्यूटन वुड बी द यूनिट। तो एक्चुअली टी की जो वैल्यू आप इस तरह भी लिख सकते हो, और ग्रेटेस्ट लीस्ट क्या है, और आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि एज लॉन्ग एज टी की जो रेंज है, मिनिमम वैल्यू इज 2.094 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 20.527। तो एज लॉन्ग एज आप टी की वैल्यू या टी की जो फोर्स है वो 2 से लेके 20 के दरमियान में रहेगी, दिस बॉल वुड स्टे इन इक्विलिब्रियम। जैसे ही 2.094 से 2.09 हो गई तो वो ऑब्जेक्ट नीचे स्लिप कर जाएगा, और 20.53 हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो आपको समझ आएगा कि रेंज ये किस तरह से निकलेगी। हालांकि मुश्किल नहीं है, बट द सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाइड ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, यहाँ पे सिर्फ वो लीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, इसमें क्या है, उसी तरह से पहला काम आपको वही है कि आपने यहाँ पे फोर्सेस मार्क करनी है। तो पहले हम इसका वेट आ गया, ठीक है, जो कि होगा 50। फिर इसका आर वाला कंपोनेंट आ गया। ओके, अब जब ये कंपोनेंट, इसके हम जब कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो एक कंपोनेंट इस साइड पे, एरो इधर और इधर, और इधर एंगल आएगा 30। सेम इधर आप करोगे, एक इधर और एक इधर, नीचे और फिर इधर, यहाँ पे भी एंगल हमारा आएगा 30। ओके, एक्चुअली
ओके, अब बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। कैसे पता लगा? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें लीस्ट का मतलब है कम से कम फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए। हाँ मायरा, आपको समझ आया कि नहीं? जी। ओके, वैल्यूज मार्क कर लेते हैं। 50 sin 30 एंड 50 cos 30। और इस साइड के ऊपर आप करते हो तो ये आता है 40 sin 30, और ये आता है 40 cos 30। अब जब आप एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से स्टार्ट करते हो तो 40 cos 30 प्लस द फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 50 sin 30। और जब आप वाई एक्सिस के कंपोनेंट देखते हो तो वाई एक्सिस में अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड होना चाहिए, तो अपवर्ड इज आर, बट डाउनवर्ड के अंदर 40 sin 30 प्लस 50 cos 30। तो जरा कैलकुलेटर पे देखते हो आपकी आर की वैल्यू क्या निकल के आती है। 63.3. 63.3 न्यूटन। अब इसकी वैल्यू को हम यूज करेंगे। 40 cos 30, म्यू की वैल्यू इज अननोन, आर की वैल्यू इज 63.3, और इज इक्वल्स टू 50 sin 30। तो जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। 50 sin 30 माइनस 40 cos 30 एंड होल थिंग डिवाइड बाई 63.3। तो देखो म्यू की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। Minus 0.15. माइनस में आई है। Yeah. ओके, अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होगा। ओके, हुआ ये कि आपने करना क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लीस्ट, आई मेंट लीस्ट, यही मतलब है। ये वैल्यू लीस्ट कब होगी पहले ये बताओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरो। ओके, नहीं समझ आया क्वेश्चन, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू को कम से कम रखना है। ये वैल्यू कम से कम कब होगी? जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो, यही मतलब है। यस सर। क्योंकि सारी फोर्स ये 40 वाली फोर्स एग्जर्ट करती रहे और फ्रिक्शन हमारी मिनिमम से मिनिमम हो जाए। तो जब ये वैल्यू हमारी मिनिमम है और ये 40 वाली फोर्स हमारी मैक्सिमम है, इसका मतलब है ये ग्रेटेस्ट है। तो जब ये ग्रेटेस्ट है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उस केस में हमारी फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। बात समझ आई? No, sir. If it's बोलो बोलो। applying more in the maximum force towards like up, सॉरी, it's विच gonna वन? oppose more like 40 newtons. हाँ, 40 न्यूटन, बोलो बोलो। ये मैक्सिमम है Like तो agar 40 newtons की maximum force, it's pushing it towards like up, right? Friction is बिल्कुल। gonna be more as well to oppose किस तरह 40 ज्यादा होगी पहले ये बताओ। in सरफेस, ये magnitude. देखो, आप नहीं नहीं आप इमेजिन कर रहे हो, देखो मैं बताता हूँ, आप इसको सोच रहे हो फिजिक्स की तरह कि आप जितना तेज आगे पुश कर रहे हो तो उतनी ही तेजी से आपकी यानी एयर रेजिस्टेंस होगी। ये एयर रेजिस्टेंस वगैरह वाली फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन है ओनली विद द सरफेस। अब फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स आप खुद देखो, आप रेदर देन इमेजिनिंग इट, आप इसको यूं देखो, फ्रिक्शन के कंपोनेंट क्या है? म्यू और आर, यही दो है। जी. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द सरफेस। तेज या स्लो पुश करने से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगा कि नहीं? व्हाट नो। डू यू थिंक? नो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको तेज पुश कर रहे हो स्लो पुश कर रहे हो, कोफिशिएंट जो सरफेस के साथ है वो वही रहेगा जो तेज या स्लो पुश करने के अंदर है। आपको बात समझ आ रही है कि इररिस्पेक्टिव आप 40 न्यूटन ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो, जितनी मर्जी फोर्स से आप इसको 100 न्यूटन से भी पुश करोगे, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। ये बात आपको समझ आती है?
यस सर। और आर किस चीज पे डिपेंडेंट है? वेट के ऊपर, जो भी ये वेट के कंपोनेंट्स होंगे या फोर्सेस के कंपोनेंट्स होंगे। हाँ, क्या हुआ? जी। तो आप मुझे खुद बताओ, फोर्स ज्यादा करने से फ्रिक्शन कैसे बढ़ गई? फ्रिक्शन के कोफिशिएंट पे क्या फर्क आएगा? No आप change. उसको नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वो ठीक है, वो टेक्निकली फिजिक्स के अंदर आप सोच रहे हो वो करेक्ट है कि अगर आप बढ़ रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है। हम यहाँ पे इमेजिन करें ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ओनली फ्रिक्शन ही इज फेसिंग इज द विद द सरफेस। इसके अलावा और कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। बात समझ आई? Yeah, यस theoretically, सर। it makes sense, but like हाँ the more जी जी, friction is an opposing force, so the more force you बिल्कुल apply in one direction, the more frictions there's gonna be to oppose it. बिल्कुल ठीक है। तो हम ये डिसाइड करें कि जो 40 न्यूटन है दैट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट वी कैन अप्लाई, जिस केस के अंदर आपकी फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होगी। इफ वी वांट टू, यानी वो सिनेरियो हम बता रहे हैं कि मिनिमम फ्रिक्शन आपकी इतनी होनी चाहिए ताकि अगर आप 40 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, आप क्वेश्चन समझो ना, कि मिनिमम, ये तो चलो आंसर है ना, मैं आपको कहने का मकसद ये है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ये होगा ना, तब 40 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन अप्लाई टू कीप दिस ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम से मेरा मतलब ये है, ये 40 न्यूटन तो इन अदर सेंस ये तो एक कांस्टेंट फोर्स है जो अप्लाई हो रही है। मैक्सिमम का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 40 ही हम अप्लाई कर सकते हैं टू कीप दिस एज अ लीस्ट कोफिशिएंट। इससे अगर कम होगा तो फ्रिक्शन जो है क्या नाम है, ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं मूव करेगा ऊपर या नीचे। बात समझ आ रही है कि नहीं? But isn't force and friction like directly proportional? हाँ, फ्रिक्शन एक टाइप की फोर्स ही है ना, है तो ये फोर्स ही। Like force in one direction and friction. फोर्स इन वन डायरेक्शन है। But of like 40 क्या and बोले तो? friction, aren't they supposed to be हाँ, directly proportional? कह सकते हो, बट अगर आप खुद देखो 40 न्यूटन की चेंज हो रही है फोर्स, ये तो एक कांस्टेंट फोर्स है ना। So if 40 is डायरेक्टली constant, then friction should be constant as well. बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि वो फ्रिक्शन का मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। हम ये चेंज नहीं कर रहे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वी आर जस्ट डिसाइडिंग कि 40 न्यूटन के अगेंस्ट, ठीक है, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, द लीस्ट पॉसिबल कोफिशिएंट जो हो सकता है हमारा। ऑब्वियसली आप खुद इमेजिन करो कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 से मैं 0.7 कर देता हूं, तब भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। ऐसा ही है। Why though? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मेरा इंक्रीज हो गया तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ेगी। आप खुद सोचो ना, आप म्यू की जगह पहले 0.1 डाल रहे हो, अब आप उसको 0.7 कर देते हो, आपकी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गई, तो अभी भी वो इक्विलिब्रियम में ही है ना। 0.15 के साथ भी वो इक्विलिब्रियम है, 0.7 के साथ भी वो इक्विलिब्रियम में। तो हम ये डिसाइड करें कि मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट क्या होना चाहिए जिससे वो इक्विलिब्रियम में रहे। आप समझ आया कि नहीं आया? नहीं. So like Okay. if they don't tell us there's a least and a maximum and then we have everything else and they ask us to find the friction, तो हम फिर एक नहीं नहीं, वैल्यू ढूंढ के उनको बताएंगे. नहीं फिर वो आपको ये भी बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तभी तो हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। और देखो, पहले मैंने आपको क्यों नहीं करेक्ट किया जब आप लोगों ने मुझे कहा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर है? क्योंकि अगर इफ यू हैव डन योर एरोज रॉन्ग तो फ्रिक्शन, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव निकल के आया। ये नेगेटिव ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट ले ली। इस सिस्टम के साथ, यानी 40 न्यूटन के साथ, ये पॉसिबल ही नहीं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ हो जाए। ये भी आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि अगर इन Yeah. केस यू हैव वेंट रॉन्ग, आपकी ये वैल्यूज ही नेगेटिव में आ गई। नेगेटिव फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकती, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आई समझ? इसीलिए पहले मैंने करेक्ट नहीं किया। इन केस कभी आपका गलत हो जाए,
दिस इज अ क्लू फॉर यू कि जो आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई मैंने या कोई डायरेक्शन जो है वो मैंने ऑपोजिट ले लिया. इट डजंट मीन कि फ्रिक्शन ही हो, बट यू जस्ट नीड टू रीचेक योर वर्किंग कि कहीं पे आपने कहाँ पे मिस्टेक कर दी. समझ आई बात की नहीं है? ठीक. अच्छा, आप अगर कोई और क्वेश्चन है पहले पूछ लो. हाँ, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल. आप इसको फिजिक्स की तरह जितना सोचोगे ना उतना ही आपको कंफ्यूज करेगा. ठीक है. लेकिन अगर आप जो बात कह रहे थे कि इन केस वो यहाँ पे ना वो ही नीड्स टू मेंशन कि ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है, दैट वुड डिसाइड द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो किस साइड के ऊपर होगी. तो फ्रिक्शन लीस्ट तभी हो सकती है जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो. उस केस में हमारी फ्रिक्शन नीचे होगी. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है ना. तो कम से कम फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए टू कीप दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉट मूविंग अप. ठीक है. ऑब्वियसली ये पॉइंट वैल्यू बढ़ सकती है, दैट इज अनदर केस. उस बढ़ जाएगी तो वो तब भी वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा. बट मिनिमम वेव फ्रिक्शन हमें कितनी रखनी पड़ेगी, ये सरफेस की फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए मिनिमम टू कीप दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉट मूविंग इफ दिस 40 न्यूटन फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. इस 40 न्यूटन की फोर्स को हम चेंज नहीं कर सकते. अब समझ आया थोड़ा? थोड़ा कंफ्यूजिंग है. Yeah. लेकिन इससे आपकी फिजिक्स ठीक हो जाएगी जो भी है. आई थिंक ठीक है, आपकी फिजिक्स बुरी नहीं. लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी यहाँ पे आपको